नमस्कार। और आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं 1907 से 1917 के उस बेहद महत्वपूर्ण दौर में, जहां भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां अपने शुरुआती संगठित चरण में आकार ले रही थीं। ये समझना बेहद रोमांचक है कि कैसे छिटपुट और क्षेत्रीय लगने वाली इन छोटी-छोटी चिंगारियों ने अंततः दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दी और एक विशाल वैश्विक नेटवर्क का रूप ले लिया। ये पूरी चर्चा ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है, जहां हम इस क्रमिक विकास को बिल्कुल तटस्थ दृष्टिकोण से समझेंगे। आज की हमारी ये चर्चा इन 4 मुख्य बिंदुओं पर आधारित होगी। पहला, बंगाल, जो कि क्रांति का मुख्य केंद्र था। दूसरा, महाराष्ट्र और अन्य भारतीय राज्य। तीसरा, विदेशी धरती पर संगठित संघर्ष। और चौथा, प्रथम विश्व युद्ध और गदर आंदोलन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरे विश्लेषण का मूल प्रश्न ये है कि 1907 से 1917 के बीच के उस दशक में ये स्थानीय स्तर के विद्रोह एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में कैसे तब्दील हो गए। जरा सोचिए, उस जमाने में जब संचार और यात्रा के साधन आज की तरह बिल्कुल नहीं थे, तब भी वैचारिक आदान प्रदान और हथियारों की रसद के लिए इतनी बड़ी योजनाएं कैसे बन गईं? खंड 1, बंगाल क्रांति का मुख्य केंद्र। अगर हम 1902 में स्थापित अनुशीलन समिति को देखें तो ये एक बेहतरीन शुरुआती उदाहरण है। प्रमथनाथ मित्र द्वारा स्थापित इस संगठन में जतेंद्रनाथ बनर्जी और बारेंद्र कुमार घोष जैसे प्रमुख सदस्य जुड़े थे। अब ये लोग अपने विचार कैसे फैलाते थे? युगांतर और संध्या जैसे प्रकाशनों के जरिए। वहीं फंड इकट्ठा करने के लिए स्वदेशी डकैतियों को भी अंजाम दिया जाता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि युवाओं को जो शारीरिक और नैतिक ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो दरअसल एक गुप्त सेना तैयार करने का शुरुआती मुखौटा ही था। बंगाल में इन शुरुआती घटनाओं का जमीनी असर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। 1907 में युगांतर ग्रुप द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर पर हमला हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर 1908 का मुजफ्फरपुर या अलीपुर मामला आता है, जहां प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को निशाना बनाया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप खुदीराम बोस को फांसी दी गई और बारेंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा मिली। इसी वर्ष फंड जमा करने के लिए पुलिन दास के नेतृत्व में ऐतिहासिक बर्रा डकैती हुई, यानी एक के बाद एक सशस्त्र गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। चलिए अब पश्चिम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। खंड 2, महाराष्ट्र और अन्य भारतीय राज्य। महाराष्ट्र में विद्रोह का बीज 1879 में ही वासुदेव बलवंत फड़के के रामोसी सशस्त्र विद्रोह के साथ बो दिया गया था। इसके बाद तनाव लगातार बढ़ता गया। 1897 की प्लेग महामारी के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों की ज्यादतियों के विरोध में चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयस्ट की हत्या कर दी। फिर 1899 में वी.डी. सावरकर ने मित्र मेला नाम का एक वैचारिक संगठन बनाया, जो आगे चलकर अभिनव भारत में तब्दील हुआ। ये उग्रवाद यूं ही पनपता रहा और 1909 तक पहुंचा, जब अनंत लक्ष्मण कान्हेरे में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि कान्हेरे को फांसी हुई और सावरकर को कारावास। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम एक ही समय सीमा के भीतर उत्तर और दक्षिण भारत दोनों जगह हाई प्रोफाइल घटनाएं घटती हुई देख रहे हैं। 1912 के दिल्ली षड्यंत्र में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने सीधे सत्ता के शीर्ष पर प्रहार करते हुए वायसराय हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंका। और दूसरी तरफ ठीक एक साल पहले सुदूर दक्षिण मद्रास में वांशी अय्यर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रॉबर्ट ऐश की हत्या की थी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इस आंदोलन का भौगोलिक विस्तार कितनी तेजी से हो रहा था। इसी दौरान पंजाब में भी उग्रवाद जोर पकड़ रहा था। इसकी शुरुआत लाला लाजपत राय ने की और आगे चलकर लाला हरदयाल और भाई परमानंद ने इसका नेतृत्व किया। होता क्या है कि जब ब्रिटिश प्रशासन ने इसे दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, तो ये आंदोलन कमजोर होने के बजाय और भी उग्र हो गया। ये दमन ही वो टर्निंग पॉइंट बना जिसने लाला हरदयाल जैसे नेताओं को विदेश जाने पर मजबूर किया, जहां से उन्होंने इस संघर्ष को एक नया वैश्विक मंच प्रदान किया। तो अब आते हैं इस वैश्विक आयाम पर। खंड 3, विदेशी धरती पर संगठित संघर्ष। कमाल की बात तो यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन के भीतर ही विद्रोह की योजनाएं बन रही थी। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन शुरू किया, जिसने सावरकर और लाला हरदयाल को वैचारिक रूप से एक साथ जोड़ा। ये तो था विचारों का काम, लेकिन एक्शन भी हो रहा था।
1909 में मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। मतलब विचारधारा और सीधी कार्रवाई दोनों विदेशी धरती पर बिल्कुल ब्रिटिश हुकूमत की नाक के नीचे एक साथ चल रहे थे। खंड 4 प्रथम विश्व युद्ध और गदर। अब देखिए, 1913 में उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन एक बहुत बड़ा मोड़ था। सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल और करतार सिंह सराबा ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा: प्रथम विश्व युद्ध का फायदा उठाना और जर्मन सहायता प्राप्त करके पूरे भारत में एक साथ विद्रोह करना। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य बांटा और लोगों को सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रेरित किया। बिना आधुनिक संचार के इतने बड़े पैमाने पर रसद और साहित्य का समन्वय करना अपने आप में एक असाधारण बात थी। तो सबसे अहम बात यह है कि इस समय तक विद्रोह सिर्फ देश के अंदर की बगावत नहीं था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक रणनीति बन चुका था। 1915 में जर्मनी में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में बर्लिन कमेटी बनी, जिसका काम जर्मन योजना के तहत भारत में बाहरी आक्रमण की तैयारी करना था। वहीं दूसरी तरफ काबुल मिशन में राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और ओबैदुल्ला सिंधी ने अफगानिस्तान में एक अस्थायी भारत सरकार बनाने की कोशिश की। और तो और इन मिशनों का दायरा फारस और तुर्की तक फैला हुआ था। ये जो जर्मन षड्यंत्र या जिमरमन योजना थी, इसे कैसे लागू किया जा रहा था, इसे समझना जरूरी है। इसके 3 मुख्य चरण थे। पहला, बाघा जतिन और युगांतर समूह ने हथियार खरीदने का फंड जुटाने के लिए नाव डकैतियां की। पैसा आने के बाद दूसरा कदम था प्रथम विश्व युद्ध के बीच चुपके से जर्मन हथियारों को भारत के तटों तक पहुंचाना। और अंतिम चरण था उन हथियारों की मदद से पूरे देश में एक विशाल सशस्त्र विद्रोह शुरू करना। फंडिंग और लॉजिस्टिक्स का ये एक बेहद जटिल ऑपरेशन था। इस पूरे वैश्विक आंदोलन और गदर लहर का एक बहुत ही ठोस जमीनी परिणाम 15 फरवरी 1915 को सिंगापुर विद्रोह के रूप में देखने को मिला। जमादार चिश्ती खां और 5वीं लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी। हालांकि ऐतिहासिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि इस सैन्य विद्रोह को अंततः सेना द्वारा दबा दिया गया। इसके परिणाम बेहद सख्त हुए, जिनमें कई सैनिकों को फांसी दी गई और अनेकों को आजीवन कारावास भुगतना पड़ा। इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर रुकते हैं। भले ही इनमें से अधिकांश शुरुआती विद्रोह योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों को ब्रिटिश सत्ता द्वारा सख्ती से दबा दिया गया, पर क्या इन्होंने भावी स्वतंत्रता संग्राम की एक मजबूत नींव नहीं रखी? तात्कालिक परिणाम भले ही विफलता के रूप में सामने आए हों, लेकिन क्या इस 1907 से 1917 के दौर ने आने वाले दशकों के बड़े जन आंदोलनों के लिए साहस और रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं कर दिया था? इतिहास के इस चरण को गहराई से समझने के बाद यह सवाल एक गहरा अर्थ रखता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।